गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आगे चलते हैं। और लास्ट टाइम में हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी औसत वेग के बारे में बताया था। क्या बताया था कि क्रिया कार्य की सापेक्षता में कमी और उस कमी में लगा समय क्या कहलाता है, औसत वेग। और अगर मैं उत्पाद के बारे में डिफाइन करना चाहता हूँ तो उत्पाद की सापेक्षता में बढ़ती और बढ़ती में लगा समय क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। सही है। अब एक ध्यान से देखना, इनके लिए मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ, मैं सांद्रता और समय के बीच ग्राफ बनाता हूँ। जैसे हमने माना कि कोई रिएक्शन है, ये रहा रिएक्टेंट और रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है इसमें प्रोडक्ट में, ठीक है। ये रहा अपना प्रोडक्ट, याद समझते रहना। मैंने बोला था कि t = 0 समय पे प्रोडक्ट की मात्रा कितनी थी, फुली फिल्ड होता है, 100% रहता है, ठीक है। ये रहा 100% है, ठीक है। फिर t = 1 सेकेंड, मतलब कुछ समय पश्चात इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने माना इसकी सांद्रता कितनी मान ली, R1, और इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो कितनी हो गई, T1। फिर T2 समय पश्चात इसकी सांद्रता और कम हो जाएगी, जिसको कितना मानते हैं, R2, और इसकी सांद्रता और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसको माना मैंने T2। अब क्रिया कार्य और उत्पाद के लिए मेरे को औसत वेग निकालना है। अरे औसत वेग जैसा वैसा होता है जैसे किसी गाड़ी की हम औसत चाल निकाल देना। जैसे यहाँ से अगर मैं सीकर के लिए जाता हूँ तो भैया यहाँ से खूट तक मैं 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलाता हूँ। फिर खूट से मैं सीकर के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता हूँ, तो औसत क्या हो जाएगा, 30 + 60/2, मतलब कितना, 45 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो वही औसत होता है भैया। तो यहाँ पे औसत निकालूंगा, क्रिया कार्य के लिए औसत में क्या हो जाएगा, डेल V = क्या हो जाएगा, R2 - R1 अपॉन क्या हो जाएगा, T2 - T1, जिसको हमने क्या बोला था, डेल R अपॉन डेल T। अब आपको सबको पता है क्रिया कारक समय के अनुसार क्या होता रहता है, घटता रहता है। तो इसके लिए कौन सा साइन किया था मैंने, नेगेटिव साइन। और उत्पाद के लिए क्या हो जाएगा, डेल एवरेज, मतलब बात करता हूँ एवरेज वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, T2 - T1 अपॉन T2 - T1, जिसके लिए क्या बोलता है, डेल P अपॉन डेल T। और उत्पाद समय के अनुसार क्या होता है, बढ़ता है, तो कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। दोनों बता दें, पता है, ठीक है। आगे भी अब इसके लिए मैं ग्राफिकल निरूपण की बात करता हूँ, ठीक है। तो ग्राफिकल निरूपण देखते हैं। देखो भैया पूरा ध्यान से देखिए, ये रहा मैं क्रिया कारक के लिए, सबसे पहले क्रिया कारक के लिए ग्राफिकल निरूपण करता हूँ। और आपको सबको पता है कि ये रहा समय और ये रहा सांद्रता, परसेंटेज। t = 0 समय पे क्रिया कारक कितना प्रतिशत हो, 100% था। जब क्रिया की नहीं है तो भैया ये 100% रहेगा यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा तो क्रिया कारक किसमें कन्वर्ट होता जाएगा, उत्पाद में, और क्रिया कारक की सांद्रता क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। समय के अनुसार क्रिया कारक की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है, सही है। अगर मैं यही ग्राफ उत्पाद के लिए बनाना चाहता हूँ तो उत्पाद और सांद्रता के साथ क्या होगा, बढ़ता हुआ ग्राफ होगा, ठीक है। तो एक बार इधर की तरफ उत्पाद में देखो, ये रहा समय टाइम और ये रहा सांद्रता, और ये ग्राफ इसके बीच में है भैया, उत्पाद की। और उत्पाद समय के अनुसार क्या होता है, बढ़ता है, सही। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी मेरे को, मैंने माना यहाँ पे कुछ समय T1 मान लिया, सही। तो यहाँ पे क्रिया कारक की सांद्रता कितनी हो गई, R1। यहाँ पे कुछ समय के साथ ये समय कितना हो गया, T2। तो क्रिया कारक की सांद्रता कितनी हो गई, R2, ठीक है। इनका औसत कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला, डेल R2 - R1 क्या हो गया, डेल R, सही। और समय अंतराल T2 - T1 क्या हो जाएगा, डेल T। ये हो गया, यहाँ से देखिए क्या होगा, डेल T, इसको भी बोलता हूँ T2 - T1। अब इसके लिए औसत वेग की बात करता हूँ तो डेल V एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 - R1 अपॉन T2 - T1। अब देखो भैया
पहले कितना था, मैंने माना 70 था, 70% था, अब कितना हो गया 50% हो गया। तो 50 माइनस 70 मतलब माइनस में आएगा, माइनस के केस में इसका मतलब क्रिया कारक क्या हो रहा है, समय के अनुसार घट रहा है, तो कौन सा साइन आता है। इसी प्रकार से मैं उत्पाद के लिए ग्राफिकल निरूपण करता हूँ, ध्यान से देखो भैया, ये रहा मान लो यहाँ पे t1 समय है, इसकी साम्यता कितनी है, t1 है, किस समय t2 आया, तो इसकी साम्यता कितनी होगी, तो साम्यता बढ़ी है भैया, घटी नहीं है, समय के अनुसार साम्यता क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। ध्यान से देखना, ये रही साम्यता डेल t इक्वल टू क्या हो गया, t2 माइनस t1, और ये रहा समय कौन सा, डेल t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, डेल p एवरेज निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, डेल p अपॉन डेल t, और समय के अनुसार उत्पाद क्या होता है, बढ़ता है। ये उत्पाद क्रिया कारक के लिए, और ये
ठीक है भैया, हेडिंग लगाओ ताक्षणिक वेग। देखना ताक्षणिक क्या बोलता है कि जैसे मैंने क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में ग्राफ बनाया था, इधर समझना है एक बार। जैसे एक बार फिर से मैं ग्राफ बनाता हूँ, उत्पाद के लिए ग्राफ बनाता हूँ, ऐसा ग्राफ प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब मैं ये भैया हमने तो एवरेज निकाला था कि T2 और T1 समय के लिए, मैं क्या कर देता हूँ, समय को 0 कर देता हूँ। समय को 0 का मतलब क्या हो गया कि भैया ये कोई समय है जो बहुत ही कम है, 0 समय के लिए, 0 सेकंड के लिए मैं भैया सांद्रता में परिवर्तन देखना चाहता हूँ, कितना परिवर्तन हुआ है। ताक्षणिक वेग का मतलब होता है कि अगर मैं शून्य समय के लिए अगर सांद्रता में परिवर्तन देखना चाहता हूँ तो कितना परिवर्तन हुआ है। वैसे तो आंकलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखना चाहता हूँ तो जो सांद्रता में परिवर्तन होगा वो भी कितना होगा, डीसी। अरे भाई आंकलित हो जाएगा क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म सांद्रता में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और समय भी कितना होगा, बहुत ही सूक्ष्म होगा, डीटी होगा। मतलब सूक्ष्म समय में सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है वही क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। अगर इसको ग्राफिकली हम समझना चाहते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे सूक्ष्म परिवर्तन हुआ वहाँ पे एक स्लोप बनाएंगे, मतलब एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और ये स्पर्श रेखा किस प्रकार से प्राप्त होगी, ठीक है। और इस स्पर्श रेखा का जो स्लोप है, इस ग्राफ के साथ जो स्लोप प्राप्त होता है, ये वाला, ये स्लोप कितना प्राप्त होता है, और स्लोप हमने क्या बोला था, ढाल, ढाल को क्या बोलते हैं, टेन थीटा, ठीक है। और ये टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, डीसी अपॉन डीटी, मतलब एकांक समय में सांद्रता में कितना परिवर्तन, वो समय कितना मानते हैं, अप्रोक्सीमेटली शून्य के समथिंग, ठीक है। तो इसको बोल सकता हूँ डीसी अपॉन dt, ठीक है। और t को अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेंगे, 0। तो ये भैया स्लोप ढाल प्राप्त होता है, वो हमारा ताक्षणिक वेग प्राप्त होता है। फिर से बोलना, ताक्षणिक वेग का मतलब होता है कि अत्यंत सूक्ष्म समय में सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है, वो चाहे उत्पाद के लिए हो चाहे क्रियाकारक के लिए हो, उसे क्या बोला जाता है, ताक्षणिक वेग कहा जाता है। हाँ लिख लो इसको, लिख लो, ठीक ना। देखो ताक्षणिक वेग प्राप्त करने हेतु, ताक्षणिक वेग प्राप्त करने हेतु, ताक्षणिक वेग प्राप्त करने हेतु औसत वेग के, औसत वेग के समय को, औसत वेग के समय को शून्य की ओर ले जाते हैं, औसत वेग के समय को शून्य की ओर ले जाते हैं, औसत वेग के समय को शून्य की ओर ले जाते हैं, एवं सांद्रता को, एवं सांद्रता का सीमांत मान याद करते हैं, बहुत ही छोटा मान, और सांद्रता का सीमांत मान याद करते हैं। अर्थात dt अनंत सूक्ष्म, dt अनंत सूक्ष्म अंतराल में, dt अनंत सूक्ष्म अंतराल में डीसी, डीसी मतलब सूक्ष्म सांद्रता में परिवर्तन, अनंत सूक्ष्म अंतराल में डीसी अनंत सूक्ष्म, हाँ अनंत सूक्ष्म सांद्रता में परिवर्तन को
परिवर्तन को ताक्षणिक वेग कहा जाता है। परिवर्तन को ताक्षणिक वेग कहा जाता है। अभिक्रिया का वेग एवं स्टोइकियोमेट्री रस समीकरण विधि। अभिक्रिया का वेग एवं स्टोइकियोमेट्री। अभिक्रिया का वेग एवं स्टोइकियोमेट्री या रस समीकरण विधि। रस समीकरण इसमें लिखोगे ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसी एक अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन कर याद किया जाता है। ठीक है। अब ये ध्यान से बोर्ड पे देखना क्या है। जैसे कोई अभिक्रिया है, इधर देखो भैया, ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी, सही है। तो ए तो क्या है यहाँ पे क्रियाकारक और बी क्या है यहाँ पे उत्पाद। तो समय के साथ ए तो क्या होगा विलुप्त और बी क्या होगा यहाँ पे उत्पन्न होगा, सही। तो मैं इसके लिए अभिक्रिया वेग ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि ए के विलुप्त होने की दर या फिर वेग एक ही बात है, विलुप्त होने की दर कितनी हो जाएगी dA/dt, सही। और इसी प्रकार से अगर मैं B के बनने की दर देखता हूं तो क्या हो जाएगा dB/dt। B के बनने की दर क्या हो जाएगी dB/dt। अब A विलुप्त हो रहा है तो कौन सा साइन आएगा नेगेटिव। अरे A क्या है क्रियाकारक है, तो समय के साथ क्या हो रहा है घट रहा है, तो कौन सा साइन आएगा नेगेटिव।
और बी क्या है यहाँ पे उत्पाद है, मतलब क्या होगा वृद्धि हो रही है, तो कौन सा साइन आएगा पॉजिटिव। अब इन दोनों के लिए मैं वेग की परिकल्पना करता हूं तो क्या हो जाएगा, वेग वेलोसिटी किसके लिए, अगर मैं पहले बात करता हूं क्रिया कारक के लिए तो क्या आएगा माइनस dA अपॉन dt। अभी क्रिया का वेग क्या होता है, क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और बटा परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ पे क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, ये क्या है क्रिया कारक है, क्या हो रहा है समय के अनुसार क्या आ रहा है घट रहा है, तो ये तो हो गया क्या अभिकारक के लिए वेग। और इसी प्रकार से मैं वेग देखता हूं किसके लिए उत्पाद के लिए, तो क्या हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि और वृद्धि में लगा समय, तो उसके लिए भी वेग क्या आ जाएगा इक्वल टू क्या आएगा भैया dB अपॉन dt। लेकिन अब साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव, क्योंकि समय के अनुसार उत्पाद क्या होता है बढ़ता रहता है। तो अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक व उत्पाद के लिए अगर मैं रस समीकरण नीति के अनुसार देखता हूं तो भैया क्रिया कारक तो समय के अनुसार क्या होता है घटता है और उत्पाद समय के अनुसार क्या होता है बढ़ता है, और दोनों के लिए अभिक्रिया का वेग एक समान प्राप्त होता है। अब भैया अगला ये लगो रस समीकरण नीति, ये तो हो गया है वेग के द्वारा। रस समीकरण देखते हैं क्या है। सही, इसी प्रकार से अगर मैं इसके लिए लिखता हूं a कन्वर्ट इनटू 2b, तो इसके लिए क्या हो जाएगा अभिक्रिया का वेग, पहले तो देखो a के विलुप्त होने की दर क्या हो जाएगी, a के इसी में कर लो ना, ये बता लिया क्या इसको 2b कर लो। दूसरा एग्जांपल ठीक है, a के विलुप्त होने की दर dA अपॉन dt रहने वाली, b की विलुप्त होने बनने की दर क्या dB अपॉन dt रहने वाली, ये रहने वाला सब कुछ ठीक है। और इसके लिए वेग भी क्या आएगा dA अपॉन dt इक्वल टू dB अपॉन dt आने वाला है। तो भैया ध्यान से देखना, अब इसके लिए मैं स्टोइकियोमेट्री देखता हूँ, इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 1 है और इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 2 है। इसका मतलब क्या है समझ में आ रहा है कि एक के एक मोल जब अपघटित होता है, एक का एक मोल विलुप्त होता है तो बी के कितने मोल बन रहे हैं 2 मोल बन रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात को, मतलब एक का एक मोल विलुप्त हो रहा है तो बी के कितने मोल बन रहे हैं 2 मोल बन रहे हैं। देखो स्टोइकियोमेट्री से ये पता चलता है कि ए कितना है 1 मोल दिया हुआ है तो बी के कितने मोल बन रहे हैं 2 मोल बन रहे हैं। सही है, तो इनकी दरों को समान करना है, इनकी रेट को मेरे को समान करना है। तो भैया ध्यान से देखना, अगर एक का एक मोल घट रहा है तो बी के कितने मोल बन रहे हैं 2 मोल बन रहे हैं। तो भैया इन दोनों की दरों को समान करना है तो बी में कितने का भाग लगा दूंगा, मैं 2 का भाग लगा दूंगा, 2 का भाग लगा दूंगा। तो भैया बी के बनने की दर और ए के विलुप्त होने की दर क्या हो जाएगी समान हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात। स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है फिर से सुन लेना, रस समीकरण बोलती है कि भैया दोनों की दर क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए के विलुप्त होने की दर और बी के विलुप्त होने उत्पन्न होने की दर दोनों क्या हो समान। और समान कब हो सकती है, इसका एक मोल विलुप्त हो रहा है और इसके कितने मोल बन रहे हैं 2 मोल बन रहे हैं। इसका मतलब बी में कितने का भाग लगा दूंगा 1/2 का। तो भैया बी के बनने की दर और ए के विलुप्त होने की दर क्या हो जाएगी समान हो जाएगी। तो भैया इसको उतारो, फिर ये मत उतारना। इसके लिए मैं आपको लिखाता हूँ, नीचे की तरफ लिखो, ये उतार के लिखो भैया रस समीकरण की संबंध उतार लो। रस समीकरण की संबंध
इसमें लिखो निकालिए। इसके नीचे लिखो स्टोइकियोमेट्री है रस समीकरण के द्वारा, इसके नीचे लिखो रस समीकरण विधि के द्वारा रस समीकरण विधि के द्वारा A का 1 मोल क्रिया करता है तो A का 1 मोल क्रिया करता है तो A का 1 मोल क्रिया करता है तो उतने ही समय में B के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। B के 2 मोल बन जाते हैं या फिर उत्पन्न होते हैं। सही बात है। अर्थात B का या फिर B के बनने की दर अर्थात B के बनने की दर B के बनने की दर A के विलुप्त होने की दर से 2 गुनी है। B के बनने की दर देखो अर्थात B के बनने का वेग या दर A के विलुप्त होने की दर से A के विलुप्त होने की दर से 2 गुनी है। आगे लो दोनों वेगों को या फिर दोनों दरों को समान बनाने के लिए अब यार मेरे को दोनों दर समान बनानी है तो ध्यान से देखना एक बार इधर की तरफ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वेलोसिटी देखो माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू dB अपॉन dt। इसका 1 मोल घटता है तो इसके कितने मोल बन रहे हैं 2 मोल। तो दर तो भैया dA अपॉन dt इक्वल टू dB अपॉन dt होगा। ठीक है अब इसके 2 बन रहे मतलब कितने का भाग लगाऊं 1/2 का भाग लगा दूंगा। तो भैया जैसे ही मैं 1/2 का भाग लगाऊंगा तो भैया दोनों की दर क्या हो जाएगी समान हो जाएगी। मतलब दोनों का वेग क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। जितने मोल इसके घट रहे हैं उतने ही मोल इसके बन रहे हैं। देखो भैया 2 मोल बन रहे हैं तो 1/2 का भाग लगा दूंगा तो इसकी दर क्या हो जाएगी इस A के घटने की दर के क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो भैया लिख लो माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू हाफ dB अपॉन dt के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब ये बात समझ में आ रही है क्या यहाँ से कि सर A की रस समीकरण कितनी थी 1 थी और B की कितनी थी 2 थी। तो जितना भी रस समीकरण विधि में इसका अनुपात होता है जो भी मोल होते हैं वो कहाँ में चले जाते हैं भाग में चले जाते हैं। जैसे मैं आपको एक किसी अभिक्रिया के लिए बता रहा हूँ आपको ट्रिकली आपको इस क्वेश्चन का ध्यान होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आता है यहाँ से कोई रिएक्शन है उसकी स्टोइकियोमेट्री को आपको बैलेंस करना है। उसकी रस समीकरण विधि को जब भी बैलेंस करना होता है तो बस आपको ऐसे करना है। जैसे भैया A प्लस B रिएक्शन करके बनाती है क्या C प्लस D का निर्माण करती है। ठीक है A के यहाँ पे मोल लिए कितने N1 इसके लिए लिए N2 तो हमारे पास बनते इसके मोल बनते M1 और कितना बनता है M2। इसके लिए मैं वेलोसिटी देखता हूँ तो भैया ये तो क्या हो रहा है विलुप्त हो रहा है तो इसकी दर क्या हो जाएगी माइनस dA अपॉन D। A के लिए वेलोसिटी है B के लिए वेलोसिटी क्या आएगी ये आएगी भैया माइनस dB अपॉन dt। उत्पाद के लिए बताओ भैया C के लिए बताओ क्या आएगा dC अपॉन dt। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। और D के लिए बताओ भैया dB अपॉन dt। सही ये आप वेलोसिटी बता सकते हो आराम से। ठीक है अब जो भी स्टोइकियोमेट्री आपको दी हुई है उसको भाग में लिख दो भैया। मतलब 1 अपॉन N1 1 अपॉन N2
1 अपॉन m1, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, 1 अपॉन m। अब मेरी बात सुनना भैया, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भैया ए के बनने की दर इतनी है, दे रखा है क्वेश्चन में, तो बी के बनने की दर कितनी होगी। तो भैया इसको छोड़ दो, ये तो इक्वल है, दोनों बराबर है, तो बी के बनने की दर dB अपॉन dt पूछ लिया इसने, तो उसको किससे मल्टीपल कर दो, n2 से मल्टीपल कर दो, तो किसके बनने की दर आ जाएगी, dB अपॉन dt की आ जाएगी। सही है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि dC अपॉन dt के बनने की दर इतनी है, तो dB अपॉन dt के विलुप्त होने की दर कितनी होगी। n2 से क्या करना है, मल्टीपल करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा भैया। जस्ट एग्जांपल की बात करता हूं मैं, जैसे आगे क्वेश्चन दे रखा है कि सर n2 + 3s2, ये दे रखा है, देखो x क्वेश्चन की रूप देखो, x + y कन्वर्ट इनटू 2z। सही है। अब इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया x के विलुप्त होने की दर, x है ना, वो विलुप्त होने की दर, x के विलुप्त होने की दर दे रखी है इसने 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स क्वेश्चन में दे रखा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुन, तो पहले इसका स्टोइकियोमेट्रिक संबंध बनाओ, तो बनाओ भैया, वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। समय के अनुसार घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है, तो कौन सा साइन आएगा, माइनस। स्टोइकियोमेट्री कितनी है इसकी, 1 है, तो 1/1। सही है। इक्वल टू dy के लिए बनाओ भैया, dy अपॉन dt। समय के अनुसार बढ़ रहा है, घट रहा है, क्लियर कर, घट रहा है, तो माइनस का 1/1 है यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री। z के लिए बताओ भैया, dz अपॉन dt। स्टोइकियोमेट्री किस में आ जाती है, भाग में आ जाती है, जैसे m1 का 1/m1 हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा, 1/2, और ये समय के अनुसार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो इसने दे रखा है कि x के विलुप्त होने की दर, मतलब dx अपॉन dt दे रखा है इसने क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, 10⁻² मोल पर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो इसने क्वेश्चन पूछा है कि y के बनने की, सॉरी y के विलुप्त होने की दर, एंड, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है z के बनने की दर बताओ, z के बनने की दर बताओ, बता सकते हो। y तो समय के अनुसार घटेगा भैया, क्यों, क्रिया कारक है, और समय के अनुसार क्या होता है, घटता है, तो dy अपॉन dt कितना घटा है, तो भैया इसको इसकी इक्वल कर दो, तो कितना आ जाएगा, जितना ये घट रहा है उतना ही क्या होगा, ये बन जाएगा। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि x के विलुप्त होने की दर dx अपॉन dt कितनी दे रखी है, 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से देखो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, कि dx अपॉन dt जो कि माइनस में है, वो किसके इक्वल है, माइनस dy अपॉन dt के इक्वल। इसको हमको अभी छेड़ना नहीं है, जब काम में आएगा तब रख लेंगे भैया। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, -10⁻³ कितना मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, dy अपॉन dt, और dy अपॉन dt किसका है, माइनस का है। इसका मान रख दिया मैंने यहाँ पे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो जितना x घट रहा है उतना ही क्या हो रहा है, y भी घट रहा है, यही है। अब देखो इसने पूछा कि z के बनने की दर क्या होगी, तो z के बनने की दर दिया, इसका मान भी हमारे पास है, इसका मान भी हमारे पास आ गया, तो किसी को इसके इक्वल कर दो, तो मैं इसके इक्वल करूंगा, तो dz अपॉन dt पूछ लिया इसने, कितना होगा, तो इस 2 को क्या आगे की तरफ ले आओ, तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। सही है। तो भैया दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो उतार लो एक बार आप, ये क्वेश्चन उतार लेना, इधर उतार लो, फिर आगे।
तो भैया आप निकालो जेड के बनने की दर कितनी हो जाएगी, 2 को इधर की तरफ लो, dz अपॉन dt पूछ लिया इसने, तो 2 माइनस का है भैया, -2 × 10 की पावर -3, ये तो है ही है सीधा सीधा क्वेश्चन, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप करो। हो गया? हाँ भैया देखना, ये कर लेना, कर लोगे ना? देखो भैया कुछ दे रखा है कि अभिक्रिया A+2B इज कन्वर्ट इनटू 3C, पहले इसकी स्टाइकियोमेट्री बना लेना, ठीक है? इसमें दे रखा है कि C के बनने की दर, मतलब ये C के बनने की दर से पूछा है 3 × 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स से दे रखी है, ठीक है? तो भैया इसने पूछा है पहला क्वेश्चन A के विलुप्त होने की दर, A के विलुप्त होने की दर, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसने B के विलुप्त होने की दर, B के विलुप्त होने की दर कितनी कितनी है, फटाफट से करके बता दो भैया। पहले स्टाइकियोमेट्री देख लो, क्या बनेगी इसकी स्टाइकियोमेट्री बताना। वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, dA अपॉन dt, कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, इक्वल टू b के लिए बताओ भैया, -1/2 dB अपॉन dt, ठीक है? इक्वल टू c के लिए बताओ भैया, +1/3 dc अपॉन dt, dc अपॉन dt c के बनने की दर दे रखा है, ठीक है? dB अपॉन dt पूछा है, b के विलुप्त होने की दर पूछा है, 2 को इधर की तरफ ले जाओ और dc अपॉन dt का मान मिलेगा 3 × 10 की पावर -3, ठीक है? a के विलुप्त होने की दर पूछा है, तो भैया सीधा सीधा सा dc अपॉन dt का मान रखो, क्योंकि इसकी कोई स्टाइकियोमेट्री है ही नहीं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन तो कैसे हो जाएगा, a का आंसर क्या आ जाएगा, इसने पूछा है कि देखो -dA अपॉन dt कितना है, मतलब विलुप्त होने की दर कितनी है, इसको भैया c के इक्वल कर दो, तो सीधा सीधा कर दो 1/3 dc अपॉन dt, और ये dc अपॉन dt दर दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3 × 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो भैया पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, -dA अपॉन dt इक्वल टू कितना, इसको माइनस को हटाओगे इधर की तरफ माइनस लगा दो, ठीक है? कितना हो जाएगा, 1/3 × 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, कौन सा वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है, C के बनने की दर, उत्पाद है C बन रहा है और दर दी हुई है dc अपॉन dt दर होती है, कितनी दी हुई है, C के बनने की दर 3 × 10 की पावर -3 दी हुई है, पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू पे, तो dc अपॉन dt दिया हुआ है, तो 1/3 इंटू ये दिया हुआ है सीधा सीधा क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 3/3 कर दो, सही है? और दूसरा क्वेश्चन क्या है, b के विलुप्त होने की दर, अब देखो b का ये है तो रख दो भैया 1/2 dB अपॉन dt माइनस का है, इक्वल टू किसके, 1/3 dc अपॉन dt, dc अपॉन dt का मान दिया हुआ है, कितना है भैया बताना, 3 × 10 की पावर -3, 2 ऊपर की तरफ चला जाएगा इधर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हटा दो तो क्या हो जाएगा, 2/3 3 × 10 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, सही है? तो माइनस का है तो इसको इधर की तरफ माइनस करो, तो कितना आ जाएगा, 2 × 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, कर सकते हो इसे, कीजिए।